आज देखते हैं जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य जिसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस चैप्टर में स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन किसके स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे? जनन से रिलेटेड स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। स्वास्थ्य क्या है, हेल्थ क्या है? तो एक संस्था है जिसका नाम है WHO। WHO जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति फिजिकली, मेंटली, बिहेवियरली और रिप्रोडक्शनली और सोशियली यानी कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, सामाजिक रूप से, जननिक रूप से फिट है तो ही वो हेल्दी है यानी स्वस्थ है। न इनमें से किसी एक में भी प्रॉब्लम आया इसका मतलब आप फिट यानी स्वस्थ नहीं है। तो अब आप सोचिए कि आप स्वस्थ हैं। चलिए देखते हैं आगे। इसमें जनन स्वास्थ्य को पढ़ने वाले हैं, तो जनन से रिलेटेड कौन कौन सा रोग होता है यानी कि रिप्रोडक्टिव डिजीज। जब जनन रोग मुख्यतः तब होगा जब आप हाइजीन का ध्यान नहीं रखेंगे या जो होता है कि अवैध संबंध बनता है तभी जाकर के जनन से रिलेटेड रोग होता है। तो हाइजीन मतलब होता है साफ सुथरा को लेकर के। तो एक होता है एड्स, एक होता है गोनेरिया, एक होता है सुजाक, इसी गोनेरिया को ही कहते हैं। उसके बाद होता है सिफिलिस, यूरेथ्राइटिस, जनन रोग के अंतर्गत ये आता है एड्स, गोनेरिया, सिफिलिस, यूरेथ्राइटिस और भी बहुत सारे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनन, जब देखिए जनन होगी तो जनसंख्या बढ़ेगी। जनसंख्या को रोकने के लिए सरकार एक कार्यक्रम चलाई थी जिसको कहते हैं फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन। परिवार नियोजन, परिवार नियोजन कब शुरू किया गया था? 1951 में। परिवार नियोजन कब शुरू किया गया था? 1951। अब सोचिए 1951 में परिवार नियोजन शुरू किया गया तो अभी 2025 तक में लगभग 70 साल के आसपास होने चला है। पूरी दुनिया में हमारा देश शायद सबसे पहला देश है जो फैमिली प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया था भारत में। यानी कि सबसे पहले बताया कि परिवार को बढ़ाने के लिए नियोजन, प्लानिंग कैसे करना है। जिस देश में परिवार को बढ़ाने के लिए प्लानिंग हो उस देश की जनसंख्या कहां है वो पता है मेरे प्यारे 140 करोड़ देशवासियों? मित्रों वही चीज है, आप समझिए। तो हमारा परिवार नियोजन वास्तविक में फेल हो चुका था। देखते हैं आगे। फेल होने का मेन कारण है जहां शिक्षा नहीं होगी तो वहां, और जहां गरीबी ज्यादा होगा वहां पर जनसंख्या बढ़ेगा। आप देखिए जिस एरिया में ज्यादातर आपको शिक्षा नहीं मिलेगा, गरीबी ज्यादा होगा, वहां देखिएगा सब एक एक का 7-8 को चुन्नू मुन्नू सब घर अकेले घूम रहा होगा। तो मम्मी चॉकलेट, मम्मी बिस्किट कर रहा होगा सब। इसका कारण है ना कि जब तक आप शिक्षा नहीं दोगे तब तक उनको कैसे पता होगा कि नहीं परिवार, उसको तो बस पता है पैदा करो किसी तरह से, खिला पिला दो, थोड़ा सा ताकतवर हो गया बस, ईटा धोएगा, पहले ईटा पड़ेगा, फिर जाएगा पंजाब कमाएगा, हरियाणा कमा के आएगा। वो शिक्षा होता तो उसको पता होता है कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी भी देखना है। आगे देखते हैं। जनसंख्या को रोकने के लिए परिवार नियोजन लाया गया था, फैमिली प्लानिंग 1951 में लाया गया था। उसके बाद जनसंख्या का अध्ययन, जनसंख्या का अध्ययन, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी, डेमोग्राफी में किसका अध्ययन करते हैं? जनसंख्या का अध्ययन करते हैं, डेमोग्राफी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग रिट्रोवायरस से होता है? तो याद रखिएगा पहले एड्स किस वायरस से होता है? तो HIV से होता है, और HIV एक प्रकार का कौन सा वायरस है? रिट्रोवायरस। रिट्रोवायरस, रिट्रोवायरस किसको कहते हैं? HIV। HIV से क्या होता है? एड्स यानी कि रिट्रोवायरस से होने वाला रोग क्या हो जाएगा?
एड्स होगा। ठीक, उसके बाद जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है, समझिएगा। जन्म दर होता है और एक मृत्यु दर होता है। जन्म दर एक होता है, मृत्यु किसी निश्चित क्षेत्र में, क्योंकि जन्म दर आप पता करिएगा तो कोई फिक्स एरिया होगा तब तो, किसी निश्चित क्षेत्र में किसी निश्चित समय में जन्म लिए बच्चे की संख्या ही उसका क्या कहलाता है, जन्म दर। और किसी निश्चित क्षेत्र में किसी निश्चित समय में मरे हुए, नेचुरल डेथ होना चाहिए, मरे हुए व्यक्तियों का जो दर होता है वो क्या होता है, मृत्यु दर होता है। अब समझते हैं, यदि जन्म दर बढ़ जाए, मृत्यु दर घट जाए, तो जनसंख्या क्या होगी बताइए। यदि मृत्यु दर घट गया, जनसंख्या, जन्म दर बढ़ गया, तो बच्चा संख्या ज्यादा बढ़ेगा, यानी जनसंख्या बढ़ेगा। यदि जन्म दर को घटा दें और मृत्यु दर को बढ़ा दें, जनसंख्या क्या होगा, घट जाएगा। मृत्यु दर को स्थिर कर दें, जन्म दर को बढ़ा दें, और पता चला ये बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा चला गया, तब जनसंख्या विस्फोट होगा, यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक, इसीलिए पूछता है जनसंख्या विभाजन वर्ष, यानी कि एक समय जनसंख्या जो बहुत ज्यादा बढ़ गया था तो वो था 1921। ये शायद नहीं पूछेगा आपसे। जनसंख्या विभाजन वर्ष, जनसंख्या को गिनने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, जनगणना का उपयोग करते हैं। जनगणना पड़ती है कितने साल में होता है, 10 वर्ष में होता है। और जनगणना पहली बार कब शुरू हुआ था, 1872 में। जनगणना पहली बार कब शुरू हुआ था, 1872 में शुरू हुआ था। अब कहता है जनसंख्या बढ़ा खूब लिया, अब जनसंख्या को रोकना भी तो है। तो जनसंख्या को रोकने के लिए बहुत सारा प्रयास किया गया, और उन प्रयासों में क्या क्या आता है, तो देखिए, मादा जनन अंग के अंदर जहां अंडाणु और शुक्राणु मिलता है, बीच में कोई अवरोध यदि लगा दें, कोई अवरोध लगा दें, तो क्या ये दोनों मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या निषेचन होगा, निषेचन नहीं होगा। और निषेचन नहीं होगा तो गर्भधारण नहीं होगा, और गर्भधारण नहीं होगा तो जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। तो इसके लिए लाया गया था आईयूडी, जिसको हम कहते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, हिंदी में कहते हैं अंतः गर्भाशयी युक्ति। अब आपसे पहला क्वेश्चन, आईयूडी का फुल फॉर्म, क्योंकि ये गर्भाशय के अंदर लगाते हैं इस डिवाइस को, इसीलिए इसको इंट्रा यूटेराइन डिवाइस कहते हैं। अब आईयूडी जन्म दर को बढ़ाता है कि जन्म दर को रोकता है, तो रोकता है, यानी ये जो डिवाइस है ये क्या है, जनसंख्या नियंत्रक है, यानी गर्भ निरोधक है। ये गर्भ को गर्भ धारण करने से क्या करता है, रोकता है। आईयूडी कई प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है नॉन मेडिकेटेड, जिसको हम कहते हैं औषधि रहित। एक होता है तांबा मोचक, यानी कॉपर सेल बना हुआ तांबा मोचक। और एक होता है हार्मोनल। आईयूडी 3 गो, नॉन मेडिकेटेड, और एक कॉपर आईयूडी, और एक हार्मोनल आईयूडी। देखिए, ये याद रखना बड़ा जरूरी, इससे क्वेश्चन पूछता है। औषधि रहित, याद रखिएगा, लिपेस लूप, लिपेस लूप, ये कैसा आईयूडी है, औषधि रहित आईयूडी है। अब तांबा मोचक, यानी कि कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375, ये जितना है, ये तीनों का तीनों तांबा मोचक है। ऑप्शन रहेगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन तांबा मोचक आईयूडी नहीं है, तो आपको 3 को दे देगा, लिपेस लूप दे देगा। या पूछेगा ये जो औषधि रही तांबा मोचक और हार्मोनल वाला है,
ये तीनों जनसंख्या को बढ़ाने में मदद करता है, जनसंख्या को रोकने में मदद करता है। या पूछेगा आईयूडी को कहाँ फिट करते हैं। अब देखिए हार्मोनल में आता है LNG20। LNG20 गर्भधारण को रोकने वाला टेबलेट है, या ये नहीं के लिए LPG20, ठीक ना। समझिए अगला एक आता है गर्भधारण को रोकने के लिए ओरल टेबलेट। ओरल टेबलेट, अब ओरल टेबलेट भी मिलेगा, पिल्स भी मिलेगा। टेबलेट किसको कहते हैं, जो गोल गोल होता है ना वो टेबलेट है, जो लंबा इस तरह से रहेगा तो टेबलेट, और ऐसे वाला रहता है तो इसको कहते हैं पिल्स, और एक होता है ढक्कन वाला, इसको कहते हैं कैप्सूल। ठीक, अब समझिए ओरल पिल्स या ओरल टेबलेट जो होता है, ये इसका ओरल मतलब मुंह होता है, यानी कि वैसा टेबलेट या वैसा दवाई जो मुख के द्वारा ग्रहण करा जाता है और वो गर्भधारण को रोकता हो, उसको कहते हैं ओरल पिल्स या ओरल टेबलेट। टेबलेट ही मिलेगा लेकिन दवाई का नाम रहेगा तो उसमें मिलता है पिल्स, समझिएगा। इसके अंतर्गत सबसे फेमस दवाई है सहेली। सहेली ये सरकारी संस्था के द्वारा बनाया गया था, जो लखनऊ में उसकी संस्था है उसके द्वारा बनाया गया था सहेली। सहेली नाम क्यों रखा, क्योंकि अधिकांशतः गर्भधारण को रोकने के लिए जो कहा जाता है, जो पढ़ी लिखी महिला है उसको पता है क्या करना है कैसे करना है, लेकिन यदि कोई अंग्रेजी सा नाम रख दे तो उस अंग्रेजी वाला नाम वाला दवा दीजिएगा तो गाँव की महिला जो पढ़ी लिखी है वो डर जाएगी, क्या खिला रहा नहीं खिला रहा। तो सहेली नाम रखा गया, उस समय प्रचलित भी तो हो, अंग्रेजवा नाम तो सब मेडिसिन का रहा था, यदि इस तरह का नाम रखेंगे ज्यादा फेमस होगा तो लोग जानेगा। तो सहेली टेबलेट, ओरल टेबलेट में एक हुआ सहेली, ये कैसा टेबलेट है, ये साप्ताहिक टेबलेट है, ठीक। और इसमें आता है कौन, माला डी, माला एन, छाया, ये सब टेबलेट है जो कि काम आता है गर्भधारण को रोकने में, यानी कि ये सब गर्भ निरोधक टेबलेट है। उसके बाद गर्भधारण यदि हो गया, अब चाहते हैं कि वो बच्चा ना रहे, तो उसके लिए कराना होता है गर्भपात, एबॉर्शन। एबॉर्शन का कंडीशन होता है, ऐसा नहीं है कि जिसका मन हुआ वो भी एबॉर्शन कराते रहेगा। एबॉर्शन कराने के लिए दो उपाय, या तो आप एमटीपी कराइए या तो आप टेबलेट का यूज कीजिए। टेबलेट के लिए कंडीशन रहता है कितना से इतना टाइम का होना चाहिए तभी होगा, तो उसी में आता है एक दवाई जिसका नाम है RU486। RU486 इसका काम है गर्भपात कराना, यानी कि गर्भ में पल रहे भ्रूण को मार करके बाहर करना। और एक जुगाड़ है एमटीपी। एमटीपी में देखिए पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब होता है प्रेगनेंसी, पी का मतलब प्रेगनेंसी, टी का मतलब टर्मिनेशन, टर्मिनेशन। अब बच्चा को प्रेग्नेंट, जो ये प्रेगनेंसी जो है यानी बच्चे को जो टर्मिनेट करेंगे वो कौन सी, जादू द्वारा करेंगे कि मेडिकल के द्वारा करेंगे, तो मेडिकल होगा यहाँ पर। आजकल ये सब बाबा आता है सब वो लो एमटीपी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। गर्भपात कराएंगे टेबलेट से तो उसका नाम क्या, RU486, और एमटीपी होता है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। समझिए क्या है एक होता है टर्मिनेशन, एक होता है सस्पेंड। जब किसी भी स्टाफ को टर्मिनेट कर दे, यानी उसको नौकरी से निकाल दिया, भगा दिया, फिर उसको लाया नहीं जाएगा। यदि उसको सस्पेंड कर दिए तो 10 दिन का सस्पेंशन मिला है तो 10 दिन बाद फिर वो जॉब पर आएगा। तो बच्चा को ऐसा थोड़े कर सकते हैं, जाओ तुमको सस्पेंड कर दिए अब 10 दिन बाद आना, उसको तो टर्मिनेट करना होगा। और किस विधि से करेंगे, तो मेडिकल विधि से, इसीलिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है एमटीपी। अब यदि ये जुगाड़ लग गया तब तो जानवे करते हैं आजकल के वेस्टर्न कल्चर इतना हावी हो गया है कि आपको शहर में ज्यादातर मिलेगा कि फिजिकल यानी कि इंटीमेशन जो होता है अधिकांशों का ये सब चीजों में ज्यादा रहता है। तो इस दौरान यदि घटना होगा तो हर कोई एमटीपी कराने लेगा तो बाहर। अब देखिए कोई बच्चे यदि गर्भ धारण करता है वो अपने आप तो गर्भ में नहीं आया, इसमें पुरुष और स्त्री दोनों का रजामंदी तो होगा। और यदि वो गर्भ धारण कर लेता है, मान लीजिए 6 महीने का हो गया, 7 महीने का हो गया,
कंडीशन बस की अभी नहीं करके किसी तरह से। अब आप चाहते हैं कि नहीं, ये बच्चा हम नहीं पाल सकते हैं, समाज क्या कहेगा, मेरे पास इकोनॉमी का फाइनेंशियली कंडीशन मेरा ठीक नहीं है, अब क्या करें, तो चलो एमटीपी करा रहे। सरकार जान गया कि यहाँ भारत में लोग दारू बंद करने के बाद तो दारू धड़ल्ले से चलता है, जो चीज बंद करिएगा मतलब जो चीज आपको लग जाए वो वाला है। एमटीपी को क्या कर दिया, बैन कर दिया। लेकिन अब किसी के साथ ऐसा कंडीशन हो कि नहीं वो करना ही होगा, ये जरूरी है, चाहे आप फाइनेंशियली देखिए, सोशियली देखिए, या ह्यूमन रूप से ही देखिए, अब उसको कराना है एमटीपी। तब लाया गया एमटीपी एक्ट 1971। ये भी क्वेश्चन पूछेगा, एमटीपी एक्ट 1971 के तहत एमटीपी पर बैन लगाया गया, लेकिन कुछ कंडीशन के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। नहीं, यदि आप इस कंडीशन से हैं तो आप कोर्ट से जाकर अप्रूवल लीजिए और एमटीपी करा सकते हैं। इसके लिए वो क्या बोला, अब एमटीपी कराने कोर्ट से अप्रूवल लेने में कहिएगा कि हाँ हो गया मिस्टेक, ऐसा नहीं हो सकता है। यदि आप चाहते थे गर्भधारण ना हो लेकिन गर्भधारण हो गया, तब जाकर एमटीपी करा सकते हैं। कहिएगा हाँ, फिर जाकर देगा कोई कि ना हम भी चाहते थे लेकिन हो गया। तो यदि आप चाहते थे गर्भधारण ना हो तो उसके लिए पहले कुछ तो किए होंगे। पहले इसमें क्या ऑप्शन है आपके पास, आईयूडी लीजिए, ओरल टेबलेट लीजिए, और इसके लेने के बाद भी यदि गर्भधारण हो रहा है तब एमटीपी के लिए लॉ है। और एमटीपी के लिए माना जाता है सबसे बेस्ट कि यदि आप कॉपर टी लगाए हैं तो 96% संभावना है कि वो गर्भधारण नहीं करेगा। और कॉपर टी लगाने के बाद यदि गर्भधारण होता है तो एमटीपी के लिए जो अप्रूवल होता है वो लगभग जल्दी मिल जाता है। ठीक, ये था गर्भधारण को रोकने का। अब देखिए कॉपर टी, कॉपर 7 टी है तो मान लीजिए ये गर्भाशय है, ठीक, क्योंकि छोटा सी जगह है तो यहाँ पर उसी तरह का बना देते हैं। देखिए ये गर्भाशय है, ये अंडाशय है, ठीक। अब यहाँ शुक्राणु जा रहा है, इधर अंडाणु है, तो यहाँ पर यदि टी शेप का लगा देते हैं तो क्या शुक्राणु अंडाणु से मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। इस शुक्राणु अंडाणु का मिलना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। इसका मतलब है कि कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 ये सब निषेचन को रोकता है। कॉपर टी किसको रोकता है, निषेचन को रोकता। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछता है, और ये क्वेश्चन ये भी पूछता है ये जो टेबलेट का नाम बताए ये टेबलेट किसको रोकता है। ई कहता है अंडाणु निकलेगा तब न शुक्राणु को रोकना पड़ेगा, अंडाणु को निकलने नहीं दो, नहीं निकलेगा नहीं निषेचन का झंझट होगा। तो ई अंडाणु का निकलना क्या कहलाता है, अंडाशय से अंडोत्सर्ग, यानी कि ये टेबलेट जो है वो अंडोत्सर्ग को ही रोक देता है। ये टेबलेट किसको रोक देगा, अंडोत्सर्ग को रोक देगा। अब किसी महिलाओं के साथ यदि बलात्कार या रेप होता ना हो अलग चीज है, लेकिन यदि, और भारत का कंडीशन खराब है इस मामले में, यदि रेप होता है और वो रेप होने के बाद तो जानवे करते हैं अभी का कंडीशन ऐसा, हाल फिलहाल में घटना हुआ जिसमें एक विधायक था, वो एक लड़की का रेप करता है, उसके बाद जब लड़की जाती है थाना में तो उसका केस नहीं लिखा जाता, डरा दिया जाता। उसके पिताजी जब गए तो उसके पिताजी को भी मारा पीटा गया। और जब किसी तरह से वो लड़की जब देखी कि कोई ऑप्शन नहीं बचा है क्योंकि ये विधायक है, ताकतवर है, तो वो लड़की जाकर के योगी जी के आवास के सामने में ही जलने की कोशिश की। तब फिर भी किसी तरह से बात को दबाया गया, फिर उस विधायक को जेल हुआ और अभी तुरंत बेल मिल गया। ये वाला चीज हो गया। यदि किसी लड़कियों के साथ रेप होता और स्पर्म उसके अंदर चला जाता और अंडाणु से मिल गया तो पक्का प्रेग्नेंट होगी। तो उस समय 72 घंटे के अंदर शुक्राणु को मारने के लिए एक मेडिसिन आता है जिसका नाम है अनवांटेड, क्योंकि वो तो चाहने पर जबरदस्ती किया गया था, उसका नाम रखा गया अनवांटेड 72, जो कि अधिकांशतः जो बलात्कार या रेप हुआ होता है उसको दिया जाता है। और ये सब शुक्राणु को कहीं न कहीं रोक रहा है, किससे, अंडाणु से। ठीक, ये तो जनसंख्या को रोकने का जुगाड़ है। अब जनसंख्या को बढ़ाने का क्या क्या जुगाड़ है, मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे फैमिली हैं जिनको गर्भधारण नहीं हो रहा, तो उनका क्या होगा। आगे देखते हैं, जनसंख्या रोक तो लिए, जनसंख्या बढ़ाने का क्या क्या उपाय है। जनसंख्या बढ़ाया जाता है किसके द्वारा, तो गिफ्ट के द्वारा, जिफ्ट के द्वारा। ये गिफ्ट क्या है, जिफ्ट क्या है, आईवीएफ प्रणाली क्या है, टेस्ट
ट्यूब बेबी क्या है समझ। जब कोई दंपत्ति गर्भ धारण नहीं कर पाती है उसमें गिफ्ट, जिफ्ट, आईवीएफ, टेस्ट ट्यूब बेबी ये सब के द्वारा गर्भ धारण कराया जा सकता है। गिफ्ट का मतलब ये नहीं कि गिफ्ट में वो छोटुए थमा देंगे कि लीजिए आप। गिफ्ट का मतलब होता है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, यानी कि यदि किसी महिलाओं में अंडाणु अंडाशय से बाहर नहीं निकल पा रहा है या शुक्राणु मादा जनन से जा रहा है तो शुक्राणु किसी कारण से मर जा रहा है, तब इस कंडीशन में फेलोपियन में गैमिट को यानी डायरेक्ट गैमिट को ही फेलोपियन में डाल दिया जाएगा जिससे निषेचन होगा और माताएं गर्भधारण हो जाएगी। यानी ये गर्भधारण का प्रोसेस फुल फॉर्म होता है गैमिट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। इसमें भी आई से इंट्रा, एफ से फेलोपियन, टी से ट्रांसफर, जेड से जायगोट, यानी इसमें डायरेक्ट युग्मक नहीं युग्मनज निषेचन करा के डाला जाता है। इसको क्या कहते हैं, गिफ्ट जिफ्ट कहते हैं, जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। विट्रो का मतलब होता है जो शरीर के बाहर निषेचन कराया गया हो, यानी कि इसमें शुक्राणु अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है, बाहर होता है। अब जब निषेचन बाहर होगा, इसमें भी निषेचन यदि बाहर है, बाहर ही होगा, निषेचन जब बाहर होगा तो कब मादा के गर्भ में डालेंगे, याद रखिएगा जब युग्मनज 64 कोशिकीय अवस्था का होगा तब मादा के गर्भ में डाला जा सकता है। याद रखिए क्वेश्चन पूछता है भ्रूण की या युग्मनज जो होता है ये कितने कोशिकीय अवस्था में होता है, क्योंकि युग्मनज से भ्रूण बनने की कंडीशन में आ रहा होता है। तो 64 कोशिकीय अवस्था में इसे भ्रूण इसको जो होता है वो गर्भाशय के अंदर पहुंचा दिया जाता है, प्रत्यारोपण करा दिया जाता है, इम्प्लांट करा दिया जाता है। आईवीएफ के द्वारा ही जो बच्चा जन्म लेता है, क्योंकि इसको एक देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या होता है, एक ट्यूब में शुक्राणु अंडाणु का निषेचन करा करके इसको गर्भ में डाल देंगे 64 कोष की अवस्था में, और जो बेबी होगा उसको क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था लुइस ब्राउन। लुइस ब्राउन। और भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी जिसका नाम था दुर्गा अग्रवाल। शायद ये अग्रवाल के बारे में तो कंफर्म नहीं, लेकिन लास्ट में दुर्गा लगा हुआ। दुर्गा क्यों, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल की थी और उसमें नवरात्रि का दिन था जिस दिन ये भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी जन्म ली थी। अब देखिए ये पूछेगा निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या निरोधक या नियंत्रक तकनीक है। गिफ्ट, जिफ्ट, आईवीएफ और आईयूडी ये सब तो जनसंख्या नियंत्रण करता है, जनसंख्या को बढ़ाने में काम होता है। बढ़ाने में पूछा क्या, नियंत्रक में तो होगा आईयूडी, ठीक ना। और इनमें से कौन जनसंख्या को रोकता है, कोई नहीं। ये सब जनसंख्या को वृद्धि कराने में यानी कि ये सब गर्भधारण कराने में योगदान देता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है परिवार नियोजन प्रारंभ हुआ 1951 में। परिवार नियोजन का नाम बदल के सरकार रख दिया कौन सी, RCH। आर का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी खास समय और किसी खास स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। अब देखिए जनसंख्या को रोके अलग अलग तरीका का उपयोग किए, दो तरीका बचा हुआ है। एक परमानेंट विधि क्या है जिसको करने के बाद फिर वो कभी माँ बाप ही नहीं बन पाएगा, और एक उपाय यह है केमिकल मेथड। एक उधर तो पढ़ लिया कि आप डिवाइस के द्वारा कैसे करते हैं, एक टेबलेट के द्वारा कैसे करते हैं। एक केमिकल मेथड क्या है, केमिकल मेथड का रासायनिक विधि। यानी इस विधि में जनसंख्या को रोकने के लिए क्या होता है कि मादा के ग्रीवा योनि वाले एरिया में इस केमिकल को लगा दिया जाता है, और जब इससे होकर के शुक्राणु गुजरता है तो उस केमिकल के कारण शुक्राणु मर जाता है, और उसका नाम है मोनोक्सिनॉल 9। मोनोक्सिनॉल 9 ये
केमिकल मेडिसिन का, दवाई का नाम, एक पेस्ट होता है और ये पेस्ट शुक्राणु को मार देता है, जैसे गर्भधारण रुक जाता है। ठीक, अब दूसरा उपाय है अस्थाई विधि। क्या है? तो अस्थाई विधि है बंधियाकरण। अस्थाई विधि क्या है? बंधियाकरण। देखे होंगे बकरी सब जो होता था पाठा, उसको बंधियाकरण करने के लिए क्या करता था कि जो वृषण है और जो वृषण से जो पाइप निकल के शुक्राणु बाहर निकलता है, तो वृषण को छोड़ देता था। वो जो शुक्राणु जिस पाइप से होकर वृषण से बाहर आता था ना, उसको एक पिलास आता था, उसको दाब देता, पाइप चिपक गया। पाइप क्या हो गया? चिपक गया। तो शुक्राणु अब बनेगा लेकिन बाहर नहीं निकलेगा, वीर्य आएगा लेकिन शुक्राणु नहीं निकलेगा, जिस कारण से वो गर्भधारण कराने में, यानी शुक्राणु नहीं निकलेगा, फिर तो जनसंख्या नहीं बनने वाली बात है, क्योंकि अब वो शुक्राणु ऐसे अंडाणु ही रहेगा। वो मादा के पास शुक्राणु है नहीं, उसके नर के पास। तो ये विधि से कभी कभी क्या होता था, उस पाठा के साथ जब वो किए थे बच्चा में, जब वो बड़ा होता है तो एगो पाइप जो चिपका हुआ वो धीरे धीरे खुल गया। खुला तो शुक्राणु निकलने लगेगा, हार्मोन बढ़ेगा, यानी फिर से उसके अंदर लक्षण आ जाएगा किसी फीमेल से आकर्षित होने का। तो देखिएगा फिर वो पाठा नहीं रहता, उसका ग्रोथ रुक जाता है पूरा। पहले के टाइम में ऐसा होता था कि सर्जरी करके अंडाणु और शुक्राणु जिस पाइप से निकलता था उसको बांध दिया जाता था। अब बांध दिए, अब खुश हैं कि चलो अब दो छठवा छठिया हो गया, एगो छठवा एगो छठिया, अब टेंशन नहीं है, वो बना हुआ है। अब यदि रिलेशन हो भी रहा, बन भी रहा, तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब छठवा छठिया तो पैदा नहीं लेंगे। अब पता चला क्योंकि दोनों दंपति को एक ही कराता है, और यदि वो खुला और वो निकला, पता चला 50 साल में, बधाई हो। एक मूवी भी है बधाई हो, उसमें होता है क्योंकि उसमें तो टेबलेट का यूज कर रही थी और उस समय टेबलेट का यूज नहीं की, कैंसर हो गया। तब परमानेंट मेथड ये निकाला कि देखिएगा पाठा सब में अब वृषण को उसको चीर के पूरा वृषण ही निकाल देता है, ना रहेगा वृषण, ना बनेगा शुक्राणु, और ना ही होगा आगे का काम प्रोसेस। इसका मतलब है कि कोई अस्थाई मेथड बताइए जिसके कारण की जनसंख्या को रोका जा सके। तो जनसंख्या को रोकने का दो उपाय है, एक नर में एक मादा में। सिर्फ मादा में क्यों? मादा ही क्यों कराएगी? आप सुने होंगे गांव घर में कहती ऑपरेशन करा ले, ऑपरेशन करा ले के मतलब क्या? ऑपरेशन हो गया यानी कि अब वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। तो ऑपरेशन क्या सिर्फ उसी का होता है? दुनिया भर में ऑपरेशन नहीं होता, हर चीज का ऑपरेशन को ऑपरेशन ही करते हैं। लेकिन वो लोग समाज में दिक्कत क्या है, जानता सब है, मजाक मजाक में बोलता सब है, लेकिन वही चीज को जब नाम लेके बोलना हो तकनी चुपे चाप रहेगा। घर में देखिएगा ऐसा कुछ रिलेशन होता है जिसमें चिढ़ा सके लोग, ऐसा कोई रिलेशन होता है जिसमें कि दूसरे को चिढ़ाया जा सके। अब देखिएगा उस जगह जो छोटा छोटा बच्चा होता है उसको शर्म आ जाता है कि किस तरह से चिढ़ाने वाले व्यक्तियों के साथ बात करता है। उस समय ठीक है, लेकिन जब मासिक चक्र की बात आएगी तब देखिए सब कैसे हो जाएगा। तरप रहो तरपो, कुछ वो लिखा देगा, एक तो दुनिया भर का चीज है। ये थोड़ा सा है प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है कि पूरा, लेकिन थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम है। और ज्यादातर देखिएगा कि जो ऑपरेशन जिसको कहते हैं वो लोग, वो 90% ऑल ओवर इंडिया कहीं बात करें ना, 90% ऐसा संभावना है कि वो महिला ही कराती है, पुरुष नहीं कराता है। क्योंकि पुरुष को खुद पे भरोसा है और पुरुष को महिला पर तो भरोसा ही नहीं है। या जबकि कराना चाहिए मर्द को ये, क्योंकि मर्द को तो दर्द होता नहीं है, इसीलिए बंधियाकरण ज्यादातर मर्द को ही कराना चाहिए, महिला को नहीं कराना चाहिए। समझिए। और पहले के टाइम में महिलाओं को, पहले के टाइम में महिलाएं क्यों नहीं महिलाएं ही करवाता था, पुरुष क्यों नहीं? क्योंकि पहले के टाइम में ये होता था कि महिलाएं घर में बैठी रहती थी, वो घर की काम संभालते थे, और पुरुष बाहर जाता था हल चलाने के लिए, काम करने के लिए, वो बैठ जाएगा तो फिर खाइएगा क्या? ये भी दूसरा राय हो सकता है, देखते हैं। तो पुरुष और स्त्री में जो अस्थाई बंधियाकरण होता है उसके नाम क्या है? एक होता है वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी, और एक होता है ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी जो बंधियाकरण होता है ये नर में होता है, और ट्यूबेक्टोमी जो होता है ये मादा में। ट्यूबेक्टोमी में क्या काट बांधा जाता है? तो याद रखिएगा फेलोपियन ट्यूब, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ट्यूब लगा हुआ है। एक बार ऐसा हुआ था इंदिरा गांधी के समय में, जब इमरजेंसी लगा था उस समय जनसंख्या का लोड ज्यादा था,
तो वो निकाला यही बंधियाकरण फ्री में कराने का, तो बहुत लोग कराया और बहुत का जबरदस्ती भी हो गया था, जो मिला सबका कर दिया था। समझिएगा, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी किस में होता है? नर में होता है। ट्यूबेक्टोमी किस में होता है? मादा में होता है। बहुतों को तीव्र इच्छा होता है कि जब महिला गर्भ धारण हो जाती है, जब 6-7 महीना का हो जाता है, तो बड़ी टेंशन में रहता है, छठुआ होगा कि छुटिया होगा। वास्तविक में आज भी लड़का जन्म ले इस बात का ही इच्छा होता है। यदि फैमिली में 4 मेंबर है तो उसमें से 2 मेंबर तो ऐसा होगा जो चाह रहा होगा कि नहीं बेटा हो। 2 तो अब ऐसा है, समाज थोड़ा सा शिक्षित हुआ, जानकारी हुआ, तो बोला चलो बेटा नहीं बेटी भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। अभी भी तो उसमें जो मेन मालिक होता है उसको अधिकांश करना है, हमारा बेटा हो तो ठीक है, वंश आगू बढ़ाएगा, हमारी संपत्ति संपत्ति माहिष्मती साम्राज्य है आपके पास में, तो बाहुबली चाहिए आपको, एगो फीमेल बाहुबली हो तो दिक्कत हो जाता है इन लोगों। तो अब ये वाला चीज है कि भाई बेटा है कि बेटी है, नर है कि मादा है, घर में ये पता करना, यदि मादा है तो मार के खत्म करो, ये वाला चीज है। तब जाकर के लिंग जांच का प्रोसेस ढूंढा गया। तो उस समय एक विधि होता है जिसका नाम है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस जिसको हिंदी में कहते हैं उल्ब वेधन तकनीक। इसके द्वारा क्या जांच किया जाने लगा था? लिंग जांच। भारत में ये बैन है, भारत में आप सेक्स डिटर्मिनेशन लिंग जांच निर्धारण हो जाता है, नहीं सेक्स टेस्ट नहीं करा सकते, लिंग जांच नहीं करा सकते हैं आप। एमनियोसेंटेसिस क्या वैज्ञानिक भी खोजा होगा किसी के लिए, छठुआ है कि छोटिया है उतना बैल थोड़े होगा वैज्ञानिक। तो उस समय एमनियोसेंटेसिस का खोज इसलिए किया गया था कि यदि गर्भ में पल रहे बच्चे को प्रोटीन की कमी है या कोई डिजीज है जिसको खत्म कर सकते हैं अभी, तो उसका जांच करके उसका ट्रीट जो होता है, वो ट्रीटमेंट जो होता है वो गर्भ में ही शुरू हो जाता है। ये अच्छी बात था। लेकिन गर्भ में जो बच्चा पलता है एक कवर के अंदर उसके लिक्विड होता है, उस लिक्विड को कहते हैं एमनियोन, और उस कैविटी को कहते हैं एमनियोटिक, और उस झिल्ली को कहते हैं एमनियोटिक, जो होता है उसका मेम्ब्रेन होता है। उसके अंदर जो लिक्विड होता है एमनियोन, उस लिक्विड को निकाल करके उसके द्वारा पता करता है कि ये जांच जो लड़का है कि लड़की है। पूछेगा लिंग जांच करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं? एमनियोसेंटेसिस यानी कि उल्ब वेधन तकनीक। और जो बताया अभी एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया, गोनेरिया हो गया, यूरेथ्राइटिस हो गया, ये सब एक प्रकार का क्या है? एसटीडी है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज, ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया, यानी कि सेक्सुअल यानी यौन, ट्रांसमिटेड संचारित, डी का मतलब डिजीज, यौन संचारित रोग। इसका जांच करने के लिए हम वीडीआरएल का उपयोग करते हैं, यानी कि वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी का। और एड्स के जांच के लिए किसका उपयोग करते हैं? एलिसा, ELISA, और इसका फुल फॉर्म होता है इम्यून लिंक इम्यूनोसोर्बेंट एसे, इम्यून लिंक और उसके बाद हो जाएगा सोर्बेंट एसे। इम्यून एंजाइम होता है, ई है एंजाइम हो गया। धन्यवाद, यहाँ तक ही रहने देते हैं। जो भी आपका मित्र सखा है उनको वीडियो ट्रांसफर करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे उनको भी थोड़ा फायदा मिल जाए। और अगला टॉपिक जो होगा वो 5वां है, उसको देखते हैं। ठीक, धन्यवाद।